हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 के लिए जो है मेंस स्पेशल एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये हर अल्टरनेटिव डेज पे जो है आता रहेगा एसएससी क्रैकर्स चैनल पे। और अभी से ही जो है मॉक टेस्ट का आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये जीके सेक्शन का मॉक टेस्ट है, जहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है, यानी कि टोटल 75 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस आता है आपके मेंस के एग्जाम में, और नेगेटिव रहता है 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी जो मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे वो होगा आपका 25 क्वेश्चंस का, 75 मार्क्स का। ठीक है, और नेगेटिव पे जो है 1 मार्क्स आपके रहेंगे। तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लाया गया है। तो बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, और कैसा आपको लगेगा ये मॉक टेस्ट ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड्स। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया। तो बहुत ही ध्यान से जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चंस है मैंने कोशिश किया है कि काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो, प्री लेवल के ना हो, मेंस लेवल का क्वेश्चन हो। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो वो कौन से ऐसे सुल्तान हैं जो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया, तो आप क्या कहेंगे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली सल्तनत के जो है ये 19th सुल्तान थे। ठीक है, 19वें सुल्तान। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और आप जानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो गियात अल दीन तुगलक है, जिनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 था। है ना, यही थे फाउंडर, गियात अल दीन तुगलक। और जो इनके बाद जो आए वो कौन थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351। और इसके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक जो है ये 1351 से लेकर 1388 तक ये गद्दी पे थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है इस्टेब्लिश किया था एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था कि सभी बेरोजगार लोगों को उनकी इच्छा अनुसार जॉब मिले। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की, औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल एम्पायर अकबर सेकेंड। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुगल एम्पायर अकबर सेकेंड। और आप अच्छे से जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ये फाउंडर थे किसके, ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। और आत्मीय समाज के फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। और इनका जन्म 1772 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। और इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस। ओके, और अगर हम मुगल एम्पायर अकबर सेकेंड की बात करें, तो इनका टाइम पीरियड था 1806 से लेकर 1837 था। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड के ये दूसरे पुत्र थे, और ये फादर थे किसके, बहादुर शाह सेकेंड के, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ है डैश। तो बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर ऑप्शंस को देखना है और बताना है। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज।
ओके, तब जाके यहाँ पर आपका नेशनल इनकम आएगा। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का गठन किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या नन ऑफ द एबव। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, तो नन ऑफ द एबव होगा। समझ गए? क्योंकि देखिए फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, ये ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे मॉरिस। ओके, तो बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, तो आप कहेंगे इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 को ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे, तो सर मॉरिस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुवायूर एकादशी इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो गुरुवायूर एकादशी है ये भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे केरल राज्य। समझ गए? तो गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है, तो केरल राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। चलिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही केवल करेक्टली मैच्ड है, दीवाने बंदगान तुगलक। समझ गए? दीवाने बंदगान तुगलक यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है, ये करेक्टली मैच्ड है। तो दीवाने बंदगान जो है ये इस्टेब्लिश्ड किया था किसने, तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। दिस डिपार्टमेंट डील्ड विथ स्लेव्स। समझ गए? तो ये जो डिपार्टमेंट था ये स्लेव्स को डील करता था। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है दीवाने मुस्तखराज। ओके, दीवाने मुस्तखराज ये बलबन ने इस्टेब्लिश नहीं किया था, ये किसने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था। समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था दीवाने मुस्तखराज। और ये डील करता था विद द करप्शन एंड लूट फ्रॉम द रेवेन्यू सिस्टम। ओके, तो established by Alauddin Khilji to deal with corruption and loot from the revenue system। दीवाने कोही की बात करें तो दीवाने कोही was established by मोहम्मद बिन तुगलक। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने established किया था। और दीवाने अर्ज की बात करें तो ये बलबन ने इसको established किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज द एस्टिमेट्स कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जो है एस्टिमेट्स कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें तो किस वर्ष जो है ये इसका गठन किया गया था, तो आप कहेंगे 1950 को किया गया था, 1950 को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 1950। अब देखिए एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या है, तो भारत की संसद यानी लोकसभा द्वारा गठित चयनित संसद सदस्यों की एक समिति है जिसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालय और विभागों के व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में कामकाज की जांच करना है, ये एस्टिमेट्स कमेटी का। समझ गए? और चेयरपर्सन की बात करें इस टाइम पे तो संजय जायसवाल हैं। संजय जायसवाल हैं चेयरपर्सन। और अपॉइंटर कौन होते हैं एस्टिमेट्स कमेटी के, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं अपॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो कौन सा मेथड जो है वो नहीं है टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड? तो देखिए तीन ही तो मेथड है। The three methods which are used for calculating the gross domestic products and वो है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसका मतलब डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड ये वो मेथड नहीं है जिससे हम कैलकुलेट कर सके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो राइट आंसर क्या होगा? डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज के का संस्थापक कौन था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देव समाज का संस्थापक था? तो आप क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? देव समाज के संस्थापक की बात करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री होंगे। समझ गए? शिव नारायण अग्निहोत्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897? इनमें से कौन सा विटामिन 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो राइट आंसर क्या होगा? थायमीन होगा करेक्ट आंसर। समझ गए? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है? तो पहला स्टेटमेंट है कि एज पर सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज 80.14%। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एज पर सेंसस 2011 द स्टेट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज गोवा 62.2%। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011 वाज 67.02%। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे केवल दूसरा और तीसरा करेक्ट है, क्योंकि 2011 के सेंसस के अनुसार जो मेल लिटरेसी रेट है इंडिया का वो है 82.14%। यहाँ जो 80.14% है यहाँ होना चाहिए 82.14%। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है कि रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preambles fulfill various important objectives aims peoples of India ordered या directed the constitution। नेक्स्ट है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। क्या होगा यहाँ पर? चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 तो करेक्ट दिया हुआ है लेकिन जो स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली ये गलत है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि द हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली बल्कि जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों सही है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको इलेक्टेड कहाँ किया जाता है लोगों के द्वारा डायरेक्टली? किसके द्वारा किया जाता है? जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कोल्हाटी भाषा बिहार में बोली जाती है और हिंदी भाषा के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है करेक्ट या दूसरा है या दोनों करेक्ट है या नन ऑफ दीज होगा? तो आप कहेंगे केवल दूसरा करेक्ट है कि द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी लैंग्वेज इज बंगाली। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कोल्हाटी भाषा है ये बिहार में नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है महाराष्ट्र में। समझ गए?
महाराष्ट्र में तो याद रखना है आपको, कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। नेक्स्ट है कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब यहाँ लिस्ट वन दिया है और लिस्ट टू दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ उसका कोड दिया हुआ है, ठीक है, कि ए का कोड क्या है, बी का क्या है, सी का, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू एग्जाम में भी आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए जो ए में लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके सामने कोड है वन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या ये सही है? नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव चेंज, यानी कि ए का होना चाहिए 4 और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी बी का 1 होगा। तो बी का 1 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया आपका एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया आपका हेल्थ। समझ गए, ये है परफेक्ट मैच। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इन बैडमिंटन ईच गेम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 15, 21, 11 या 20? तो आप क्या कहेंगे? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 21 होते हैं। समझ गए, हाउ मेनी पॉइंट्स, तो 21 पॉइंट्स। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सही कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर ध्यान से चारों स्टेटमेंट को आप पढ़िए और बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर, ये है पहला स्टेटमेंट। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स। Resistance of a wire depends on the length and cross section of the wire और specific resistance is dependent on the cross sectional area of the wire। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीसरा करेक्ट है, ठीक है, कि रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा, ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड वंस इन 2 इयर्स, 2 वर्ष में एक बार भंग होती है, ठीक है, हर 5 वर्ष में भंग होती है या हर 6 वर्ष में भंग होती है या विघटन के अधीन नहीं होती है। तो आप क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, विघटन के अधीन नहीं होता है। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि जो राज्यसभा है, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं कितने साल के लिए? तो 6 इयर्स के लिए होते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो 6 इयर्स। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेटिंग फॉर अ वीजा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल गेट्स। तो यहाँ पर दो ऑटोबायोग्राफी दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वेटिंग फॉर अ वीजा तो ऑटोबायोग्राफी है बी आर अम्बेडकर की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये ऑटोबायोग्राफी बिल गेट्स की नहीं है, बराक ओबामा की है। नेक्स्ट है कि व्हेन विल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे बी सेलिब्रेटेड। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कंसीडर करना है इन सब स्टेटमेंट को, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947। यह है पहला स्टेटमेंट। The wheel in the national flag has 21 spokes. The ratio of the width
to the national flag to its length is 3:4। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत ही ध्यान से आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तो आपको देख के ही मालूम चल रहा होगा कि जो व्हील होता है नेशनल फ्लैग में, राष्ट्रीय ध्वज के पहिए में जो है 21 स्पोक्स नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 24 होते हैं। यानी दूसरा तो जो है वो गलत है, यानी कि जहां भी हमको 2 दिखेगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी 2 है, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी कि केवल पहला ही केवल करेक्ट है कि डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, अब 21 स्पोक्स नहीं होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। और यहाँ अगर हम जो दिया हुआ है रेशियो विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4, ये एक्चुअली में 2:3 होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर करेक्ट। तो पहचाने कि भारत में कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से आपको सारे ऑप्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है। क्या ये करेक्ट है? भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हैं। और असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो हैं। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और तीसरा करेक्ट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उसमें आपका वीट होता है, ठीक है, मस्टर्ड होता है, बार्ले होता है, सनफ्लावर्स होते हैं, ग्रीन पीज होते हैं, ये सब होते हैं। समझ गए? तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट तो भाई इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला पढ़िए, थयम is the ritual art form of Sikkim. वीर नाट्यम is a ritual dance form of आंध्र प्रदेश और लोटिया is the regional music of राजस्थान। कौन सा करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे इसका राइट आंसर? यहाँ पर दूसरा और तीसरा करेक्ट है कि वीर नाट्यम जो कि एक रिचुअल डांस है आंध्र प्रदेश का, लोटिया जो कि एक रीजनल म्यूजिक है राजस्थान का, लेकिन ये जो थयम है ये सिक्किम का नहीं है, ये केरल का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, थयम इज द रिचुअल आर्ट फॉर्म ऑफ केरल। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटेन द बादशाह नामा। ठीक है, बादशाह नामा किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या होगा? बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है बादशाह नामा। नेक्स्ट है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? खुआंग इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? तो आप कहेंगे मिजोरम का है ये। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? संगीतकार तुलसीदास बोरकर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ हारमोनियम दिया हुआ है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर सरोद दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आप कहेंगे केवल पहला करेक्ट है। ये जो म्यूजिशियन है तुलसीदास बोरकर, ये हारमोनियम से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी हैं ये सरोद नहीं बजाते हैं, ये सितार बजाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और सितार के सबसे फेमस प्लेयर कौन है? तो पंडित रविशंकर। समझ गए? चलिए, तो इस तरीके से देखिए हमारा पहला मॉक टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होता है और मैंने पूरा कोशिश किया है कि जो ये 25 क्वेश्चंस हैं ये मेंस लेवल के हों। आप लोगों का मेंस एग्जाम होने ही वाला है। देखिए पहले तो सीएचएसएल का मेंस होगा, उसके बाद सीजीएल का मेंस होगा और डेली तो हम मॉक टेस्ट नहीं करवाएंगे, अल्टरनेटिव डेज पे कराएंगे। और अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा है, अपना जो है इससे प्रैक्टिस होगा। समझ गए? और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, वो उस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आप लोगों का रिवीजन कराएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा
कि कितना आया है आउट ऑफ 25 में, आपका कितना करेक्ट है। और एक क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स मिलता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। निगेटिव जो होगा उसमें 1 माइनस आप लेस कर लेंगे और तब अपना आप स्कोर बताएंगे। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।